आज क्लास का चौथा दिन है। आप सब लोग जानते हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं, और मैं सामने आ जाऊं ये मेरा तरीका है। आज क्लास का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। एक दिन हमारा तारुफी क्लास रहा और 2 दिन हमने क्लास की। आज बाज़ाब्ता क्लास का तीसरा दिन और उमूमी क्लास का चौथा दिन है। बहुत सारी चीज़ हमने आपको लिखवा दिए हैं और जो नए बच्चे थे उनको हम भेज भी दिए अलग से वीडियो, जिन्होंने मैसेज किया है। आज हम इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आवाज़ मेरी पहुंच रही होगी, एक मरतबा मैसेज कर दीजिए ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं आवाज़ की तरफ से और पढ़ाई की तरफ रुख करूं, मुतवज्जो हो जाऊं। कमेंट कर दीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ब्रेक नहीं होगी, आप लोग नहीं बोलेंगे कोई भी, ठीक है? अब ब्रेक नहीं होगी, आप लोगों को नहीं बोलना है। अब आप लोगों के बोलने का टाइम ख़त्म। बोलने का टाइम कब मिलेगा? आखिर में, ठीक है? अब आप लोगों को नहीं बोलना है। अब मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे। अब ब्रेक नहीं हो रही होगी। बीच में एक मरतबा देखा मैं, माइक गड़बड़ हो गई थी, ठीक है? कमेंट कीजिए, बोलना नहीं है। मेरी बात समझ गए? कोई भी मैसेज कर दीजिए एक मरतबा ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं आवाज़ की तरफ से। ठीक है, इसका मतलब सही है। चलिए हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए थे प्राकृत की तरफ। तो पिछले सबक से जोड़ना एक बेहतर उस्ताद की अलामत होती है। बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, मैं अभी बेहतर हूँ, बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतरीन वो हैं जो हमें पढ़ाते हैं। ये हम सीनियर हैं, हमारे प्रोफेसरान हैं, जो बड़े हैं उनसे हम सीखते हैं, वो बेहतरीन है। हम बेहतर, हम सब हम सब बेहतर बनने की कोशिश में हैं, ठीक है? तो बेहतर अलामत ये होती है एक अच्छे उस्ताद की कि वो पिछले सबक से अगला सबक को जोड़ता है। अब हम आपसे यहाँ से पूछ लेंगे कि प्राकृत किस ज़ुबान से निकली है। कल मैंने आपको 10-15 मरतबा इसको याद दिला कराया है। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्राकृत किस ज़ुबान से निकली है। संस्कृत से। किससे निकली है? संस्कृत से। ये बात कल हम लोग पढ़े थे। कमेंट कीजिए एक मरतबा, किससे निकली है? संस्कृत से निकली है, ठीक है? एमएस कॉलेज वाला ग्रुप में अगर एमएस कॉलेज से कोई भी तालिब इल्म जुड़े हुए हों तो इस एक मरतबा वीडियो को वहाँ भेज दीजिए। वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया था, शाम तक भी फ़ोन किया था। एक मरतबा इस लिंक को उस ग्रुप में आप भेज दीजिए। और बाकी तमाम है, रेशमा आप भी अपने दोस्तों के ग्रुप का लिंक भेज दीजिए। आपने कहा था ना, ठीक है? सादिक खुर्शीद, बहुत अच्छा। आप सब लोग अपने अपने कॉलेज में इस ग्रुप लिंक भेज दीजिए ताकि फिर बाद में कोई ये नहीं कहे कि हमें डेमो क्लास चाहिए। चलिए आ जाइए। अब यहाँ से प्राकृत की बात चलने लगेगी। तो पहली प्राकृत जब इन्होंने कहा ना, तो इससे पता हमें चला कि पहली प्राकृत मतलब दूसरी प्राकृत भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है। एक बात जानिए, पहला अभी भेजा आपने, चलिए भेज दिया, थैंक यू। जब कहीं भी हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे कि पहला आदमी आया है, इसका मतलब है कि बाद के लोग भी आए हुए हैं, उसके बाद में भी लोग आए हुए हैं, लेकिन जहाँ गिनती का मसला ही नहीं हो वहाँ पहला और दूसरा का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। वहाँ पहला और दूसरा का इस्तेमाल नहीं होगा। जब यहाँ का पहली प्राकृत, पता चला इसके बाद में भी प्राकृत का ज़माना रहा है। तो आइए, प्राकृत को इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। पहली प्राकृत को इब्तदाई प्राकृत। उसके ज़माने का तअय्युन क्या है? 500 क़ब्ल मसीह क्या लिखा है? एक क़ब्ल मसीह, यानी 5 से 1 तक, यानी 500 का ज़माना। पहली प्राकृत में पाली और अशोक के कितबों नहीं, कतबा, किसको कहते हैं? कतबा। कतबों की ज़ुबानों का शुमार होता है। ये दोनों प्राकृत की अव्वलीन शक्लें हैं। मैं 2-3 सवाल आपको यहाँ याद करा देता हूँ। नहीं, वह कदीम हिंद आर्याई की तारीख है 500 ता 15। यहाँ देखिए, प्राकृत की बात हो रही है, संस्कृत की बात नहीं हो रही है। सादिक, अच्छे सुनिए और लिख लीजिए कॉपी, मैं आपको बोलवाऊँगा, आखिर में बोलने का मौका दूंगा।
प्राकृत का जो ज़माना है 500 है। कहाँ से कहाँ तक? 500 कबल मसीह से 1000 तक। 1000 नहीं बल्कि 1 तक, अलिफ 1 से लेकर 500 तक। यहाँ देखिए यहाँ अच्छे से, और ये मैं सवाल आप लोगों के लिए बनाया भी हूँ कॉपी में कि प्राकृत का ज़माना कितना है, पहली प्राकृत का ज़माना कितना है। ये प्राकृत यहाँ आया भी है, मैं जब आपको सवाल कराऊंगा तो उस वक्त पूछूंगा भी, ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा कि पाली जो ज़ुबान का तस्वूर है वह किस प्राकृत में पाई जाती है? पाली ज़ुबान का तस्वूर पहली प्राकृत में, किसमें? पहली प्राकृत के ज़िम्न में ही तो ये बात आ रही है ना। पाली और अशोक का जिक्र किसमें आ रहा है? अशोक के कतबों का जिक्र पहली प्राकृत में। चलिए आगे आ जाइए। अब पाली के बारे में सुनिए, पाली से सवाल बनता है हमेशा। पाली बुद्ध मजहब की ज़ुबान है। कहा जाता है कि बुद्ध मजहब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध, ये कितने लोग मुतवफ़ी पढ़ते हैं? मैं कल ही बताया था, वस्ती पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, मुतवफ़ा। यहाँ देखिए खड़ा ज़बर है, यहाँ खड़ा ज़बर दिख रहा है आप लोगों को? इसके नीचे ये मुतवफ़ा है, ठीक है। 477 कबल मसीह पाली बोलते थे और उन्होंने इसी ज़ुबान में अपने मज़हब की तबलीग की और अपने पैरुओं को भी उसी ज़ुबान में बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत की तलक़ीन की। पाली बुनियादी तौर पर मगध यानी बिहार की ज़ुबान थी। इसे पिछले पेपर में आया हुआ है, दिखेगा आपके मोबाइल के अंदर, कुछ दिक्कत होगी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जहां बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया। पाली के बाद मागधी, खूब याद रख लीजिए तरतीब। आज वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस सबको ब्रेक हो रही है? सबको नहीं हो रही है। असल में क्या हुआ, शुरू में थोड़ी सी बात हो गई थी, इस वजह से कभी कभी सानिया फरहत जमाल। नहीं सर, नो सर, ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आप लोगों को माइक नहीं खोलना, आप लोगों को आखिर में खोलना है, जैसे इससे पहले हम क्लास में करते थे, आवाज़ ब्रेक नहीं होती थी इस तरह। चलिए मैं दोबारा ज्वाइन, ठीक है, कर लीजिए, आ जाइए। जहाँ बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया। लिसानियात का ये सबक है ना, थोड़ा मुश्किल होता है, आप घबरा जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे रेस में, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। गज़ल और नज़्म का जो सबक होता है तो आप ये दिलचस्पी लेते हैं। लिसानियात कभी नहीं पढ़ा होगा आपने इससे पहले, न किसी सिलेबस में न निसाब में, ये मैं कह रहा हूँ, चूँकि पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस दिमाग में रहता है, आपने कोई मेहनत से पढ़ाता भी नहीं है, तो आपको अपने तौर पर कवर करना है। इसको छोड़ के भागेंगे तो कमज़ोरी पाई जाएगी आपके अंदर, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब आप उर्दू का असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, पढ़ तो इसीलिए रहे हैं, बुनियादी मालूमात नहीं रहेगी तो फिर आगे जाकर और मौका नहीं रहेगा आपके पास पढ़ने का। चूँकि मौका क्या हो जाएगा, आप अपना पीएचडी लिखेंगे, मकाला लिखेंगे, फिर आपके पास अलग से मौका नहीं रहेगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। इसलिए अभी जो टाइम आप दे रहे हैं तो अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मागधी का इर्तिका गौतम बुद्ध के ज़माने में हो चुका था और वह मागधी ही बोलते थे। इसमें कोई शक नहीं कि पाली और मागधी में गहरा लिसानियाती रिश्ता पाया जाता है। पाली का किस जुबान से गहरा रिश्ता पाया जाता है? कमेंट कीजिए, पाली का किस जुबान से गहरा रिश्ता पाया जाता है? मागधी से। पाली बुद्ध भक्षुओं के जरिए न सिर्फ तक्षशिला हिंदुस्तान, नाम सुना है आप लोगों ने? तक्षशिला यूनिवर्सिटी फर्स्ट पेपर में पढ़ते होंगे। तक्षशिला हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी खित्ते में वाक़ एक कदीम इल्मी मरकज़ और हिंदुस्तान के दीगर मकामात तक पहुंची थी, ठीक है। बल्कि दूर दराज के मकामात मसलन श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड का भी सफ़र किया था। बुद्ध मजहब की तमाम मुस्तनद, अब ये देखिए सीधे सीधे यही सवाल बना एक मरतबा, पुराना सबक का पेपर उठाएंगे यहीं से कि बुद्ध मजहब की तमाम मुस्तनद किताब किस ज़ुबान में मिली है या किस ज़ुबान में मिलती है? पाली में। ये सवाल इसी किताब से बना था कि बुद्ध मजहब की तमाम किताबें किस ज़ुबान में मिली है? पाली में। और ये कि जो किताबें ना धम्मपद, अगर आपसे सवाल कभी बन जाए किसी भी पेपर में, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे सर पीएचडी का एंट्रेंस है
तो मैं बता दूं, पूरा हिंदुस्तान का जो पेपर बनता है इन्हीं किताबों से बनता है, इन्हीं में से निकाल निकाल कर। कभी प्राकृत के बारे में पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे पाली किस धर्म या किस मजहब की जुबान है, कभी आपसे ये पूछ लेंगे धम्पक जो किताब है वह किस मजहब की किताब है या किस जुबान में लिखी गई है। तो इसी को बदला बदला जाता है हमेशा। तारीख नहीं ना बदल जाएगी, तारीख नहीं बदलती है, उन्हीं चीज़ों को बदल बदल कर पूछा जाता है। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि धम्पक किस जुबान में लिखी गई, बताइए। अरबी में, संस्कृत में, प्राकृत में और पाली में। सब लोग कमेंट कीजिए जितने लोग हैं, मैं रुका हुआ हूँ, मुझे बहुत जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग, नए पुराने जितने लोग हैं। कापी लेकर बैठिए। कल किसी ने कहा था कि सर जब आप बताते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है आप लिख लेते हैं, दोनों काम कीजिए, ठीक है। तो धम्पक पाली जुबान में लिखी गई है। और किस मजहब की किताब है ये भी बता दीजिए साथ में। जैसे हमारे मजहब में, इस्लाम में कुरान, ऋग्वेद बताया था उस दिन, संस्कृत जुबान में है। और जो ऋग्वेद जो है बताया था, दूसरी मजहब की किताबें है, जैन की भी किताबें बताई थी। ये बताइए बुद्ध मजहब। चलिए, बल्कि हकीकत ये कि इन्हीं मजहबी मुतून, मतन के जमा मुतून है, मतन की जमा मुतून के ज़रिए ये ज़ुबान आज तक महफूज रह सकी है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाली के माना मतन के हैं। ये देख लीजिए आप, पाली का माना क्या है, लिखिए फौरन। मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको लगता होगा कि बार बार लिखवा रहे हैं एक ही चीज़ को, इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पाली का लुग़वी माना, चूँकि इस मरतबा जो पेपर आया था ज़्यादा सवालात इसी तरह से थे। कौन सवालात थे? ज़्यादा सवालात इस तरह थे, दावा और दलील के। तो अब अगर सवाल ये आ जाएगा पाली बुद्ध मज़हब की जो है कि ज़ुबान है, और दलील में ये आ जाए कि पाली का लुग़वी माना मतन के हैं, तो बताइए दावा और दलील दोनों सही है? ये क्या है? तो ये हमें जानकारी होगी तभी हम बता पाएंगे। इसी तरह चलिए, ये बारीक है, ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा कि पाली का माना मतने के। किसी भी गाइड में आप हमको दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आज, किसी भी गाइड में ये किताब में है। चलिए, बोलना नहीं अभी किसी को, बोलना आखिर में है। माइक सब लोग बंद रखिए। और ये नाम ज़ुबान के लिए बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ। मजहब और फ़लसफ़े की ज़ुबान होने के अलावा पाली को उस अहद की अदबी ज़ुबान का दर्जा भी हासिल है। धीरेन्द्र वर्मा के ख्याल के मुताबिक पाली में अफसानवी अदब बहुत है। पाली में कौन सा अदब है? अफसानवी अदब। पाली में लुगात और कवायदें भी पाई जाती हैं। चलिए, पाली के बारे में बुनियादी जानकारी है। अशोक का ताल्लुक कहाँ से, किस सूबे से, कौन बताएगा? ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एंट्रेंस में सवाल आया हुआ है। अशोक का ताल्लुक कहाँ से है, मगध किस इलाके में है, ये बताइए। यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल? चलिए, इब्तदाई प्राकृत की दूसरी शक्ल। चलिए, यहाँ से मैं किसी से एक से पढ़वाऊंगा, ये तो आपको जान नहीं रहे मैं पढ़ाने का तरीका क्या है। चलिए तानिया पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए, अशोक से जी। पढ़िए। अशोक के कतबों की जुबान जुबान इब्तिदाई प्राकृत की दूसरी शक्ल अशोक के कतबों की जुबान हम्म हम तक पहुंची है। हम्म अशोक का जमाना गौतम बुद्ध की वफात के तकरीबन 250 साल बाद का जमाना, हम्म यानी तकरीबन 230 कबल मसीह माना जाए। हम्म अशोक हम्म इसलिए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त श्रीलंका में अक्सर के की वसी व अजीज सल्तनत का हम्म हम्म हम्म
मगध नहीं, मगध। हम्म। 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 मालूदा नहीं है। देख के पढ़िए। मालवा। हम्म। पूर्ण रेस को सुना है कभी? बस बस बस। इबारत पढ़ने का फ़ायदा आप लोगों ने समझा? क्यों पढ़वाता हूँ मैं? कमेंट कीजिए, सुनिए। इसलिए इबारत पढ़वाता हूँ बीच बीच में से। सिर्फ मैं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं बोलूँगा तो आप तो सुनते रहेंगे ना, कभी मोबाइल रख देंगे, कभी ठीक है ज्वाइन कर लिए, कुछ भी कर रहे हैं। तवज्जो। कामयाबी पाबंदी और तवज्जो चाहती है, इसीलिए पढ़वाता हूँ। अब जैसे इन्होंने इनको इनका नाम मैंने देखा, फ़ौरन बुला दिया। आप में से किसी का भी नाम कभी भी आ सकता है। एक दो लोगों ने मैसेज भी किया, अच्छा मैसेज किया था। हाँ बताइए, क्या मैसेज किए थे ये बताइए। इस लफ्ज़ का मैसेज आया था अभी। फिर से मैसेज कीजिए, देखता हूँ कौन सही मैसेज करता है। कीजिए सब लोग मैसेज। कालिंग। कलिंग। कलिंग है वो, है ना? उड़ीसा का नाम है कलिंग। चलिए। और चंद्रगुप्त उन्होंने बाद में सही कर लिया था। तो ये बुनियादी जानकारी है जो हमें जानना चाहिए अपने तारीख से ताल्लुक़। उर्दू जब पढ़ेंगे, उर्दू को जब खोजेंगे, उर्दू को तलाश करेंगे तो सब पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि बस उठाए गाइड और रट माला। मालवा। हाँ, वो मालो नहीं है, मालवा है। जी। अब यहाँ देखिए, कुछ और जानकारी भी है। इसको मैं पढ़ देता हूँ। सर थोड़ा पीपीटी को जूम कर दीजिए प्लीज़। खुर्शीद, ये जूम है, किताब असल बुक है ना, इसीलिए इस तरह है। थोड़ा रुक रुक के पढ़िए। जब आप क्लास ले लोगे ना तो आपको पास वो ये बुक मैं सेंड कर दूंगा, या जो लोग ले चुके हैं, ग्रुप में आ चुके हैं, उनके पास ये असल बुक मौजूद है। ठीक है। अब ठीक है, चलिए देखिए। आप में से कोई और ख्वाहिशमंद है पढ़ने का? चूँकि यहाँ समझाने वाली कोई असल असल बात नहीं है, लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पढ़िए। एक आदमी जिन्होंने बोला था अभी वो पढ़ेंगे। हम्म। 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 नसब। नस्ब का ठीक है, नस्ब ठीक है। ठीक है, नस्ब ठीक है। हम्म। 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 कुतबों नहीं, कतबों। लफ्ज क्या है? कतबा। हम्म। 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 23 नहीं है, वो 42 है। हम्म। कोई बात नहीं। हम्म। बल्कि उसको बर्द नहीं पढ़िए, बुर्द पढ़िए। माइक बंद कीजिए। रहमत प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। रहमत। उफ। रहमत, आप माइक बंद कीजिए। आप अब मैं एक नहीं खोलना। एक आदमी जब पढ़ रहे हैं तो दूसरा कोई माइक खोलेगा तो आवाज़ कटने लगेगी, फिर क्लास गड़बड़ हो जाएगा। हम एक एक बात दीगरे मौका देंगे। वह बर्द नहीं है, बर्द मैं बता रहा हूँ एक लफ्ज़ सुनिए। अब आप हमको अरबी से मुनासबत किसी को तो जान जाएंगे। बर्दुन कहते हैं ठंडी को, जैसे मैंने अभी शाल ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही थी। और बुर्दुन कहते हैं काटने को, बुर्दे ज़माना।
यानी ज़माने के उलट फेरने, ज़माने के उलट फेर की वजह से ये बुर्दे ज़माना पड़ी, बर्दे ज़माना नहीं, बुर्दे ज़माना से महफूज न रह सके। ठीक है। जो कतबे शहबाज गढ़ी यानी पेशावर के नज़दीक एक मकाम मानसीरा पंजाब और गुरनार यानी गुजरात में दरियाफ्त हुई। गुजरात का पूरा नाम गुरनार था पहले। उनमें महात्मा बुद्ध की मजहबी तालीमात पाई जाती हैं और अशोक के सियासी उसूल कुंदा, सही लफ्ज़ कुंदा ही है, फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और कतबे सासाराम बिहार, सासाराम कहाँ है? बिहार में है। ये सब सवालात आते हैं पीएचडी एंट्रेंस में, जब यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जब पीएचडी का इम्तिहान देंगे तो इधर से गहराई से सवाल पूछ लेते हैं फुला जगह कहाँ से है, तो पूछ लेंगे आपसे सासाराम, या पूछ लेंगे अशोक के कतबे कहाँ मौजूद हैं, बिहार में, यूपी में और दक्कन में, गुजरात में, तो बिहार में है। जबलपुर, जयपुर, तमिलनाडु और मैसूर में पाए गए हैं। इनमें ज़्यादातर अशोक की ज़िंदगी के वाक़यात दर्ज हैं। इनके अलावा कुछ कतबे अम्बाला, मेरठ, चंपारण, मेरे लिए बाइस इफ्तिखार भी है, चंपारण, सारनाथ और गया में भी दस्तयाब हुए हैं। ये कतबे इंतहाई तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उनकी लिसानी अहमियत भी कुछ कम नहीं। अभी एक सेमिनार हो रहा था आज से 1.5 साल या 2 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो एक माहिर लिसानियात आए थे कश्मीर से और उनकी गिरफ्त संस्कृत ज़ुबान पर थी और वो बता रहे थे कि दुनिया में अभी इस पर जो कदीम पत्थर हैं, कदीम सुतून हैं, उस पर रिसर्च चल रही है कि इस पर जो ज़ुबानें कुंदा हैं जो लिखी हुई हैं किस ज़ुबान की हैं। बहुत काफ़ी जानकारी थी उनकी। बोल रहे थे कि हम इस रिसर्च की वजह से अमेरिका, जापान, चीन कहाँ कहाँ गए हैं कि जो भी कदीम पत्थर हैं और जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, कुछ ऐसे, ये पूरे जंगल में है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, इसका जितना बड़ा रकबा है। कुछ इलाके इसके जंगल में ऐसे हैं जहाँ जाने नहीं देते हैं, वहाँ सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो कभी बच्चे, हम लोग हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हम लोग घुस जाते हैं किसी तरह करके, तो वहाँ पता चला जो बड़ा बड़ा घड़ा रखा हुआ है और कुछ कुछ लिखा हुआ है वहाँ। तो इस तरीके से भी रिसर्च चल रही है दुनिया में कि जो कदीम लोग थे, पुराने लोग थे, वो कैसे लिखते थे, क्या बोलते थे, उनका रस्मुल ख़त कैसा होता था, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसको हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगरचे इम्तिहान में बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन अहम भी है। कभी कभी यहाँ से जो सवाल आते हैं वो मुश्किल होता है, हर बच्चा सवाल सही नहीं कर पाता, इसलिए ध्यान से सुनिए इसको। ये कतबे इंतहाई तारीख़ी अहमियत के हामिल है, लेकिन उसकी लिसानी अहमियत भी कुछ कम नहीं। जब जाहिर सी बात है तारीख़ की बात आएगी तो इन कतबों को देखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। इन कतबों से ये पता चलता है कि उस्ता हिंद आर्याई दौर की इब्तदाई मराहिल में किस किस्म की ज़ुबान बोली जाती थी। जोड़ दिया ना इसको। चूँकि ये कतबे आम लोगों के नस्ब करवाए गए हैं, नस्ब मतलब गाड़ देना, नसबा यनसुबु नस्बन या यनसिबु बाबे ज़रबा से गाड़ देना, इसलिए उनकी ज़ुबान आम बोलचाल की ज़ुबान थी जो सादा और आसान थी। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि तमाम मकामात के कतबों की ज़ुबान एक जैसी नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो लिखावट, जो रस्मुल ख़त हैदराबाद के गोलकंडा है, जो एक यहाँ किला है, आप पढ़ेंगे उर्दू में, और जो बिहार के वैशाली में जो किसी ने मैसेज किया था अभी, या पटना में जो लिखावट है, एक थोड़ी होगी, अलग अलग है। बल्कि ज़ुबान का इलाकाई फ़र्क उनमें नुमाया था। कल हमने को पढ़ाया था। आगे आ जाइए। अशोक के कतबे 3 तरह के इलाकाई बोलियों की नुमाइंदा करते हैं, ये आप जहन में रखिएगा। हो सकता है दावा के तौर पर कर लें, पूछ लें आपसे दावा दलील के तौर पर कि अशोक के ज़माने के जो कतबे थे, या वो कतबे जो अशोक से मुंसलिक हैं या अशोक की तरफ मंसूब हैं, वह कितने इलाकाई बोलियों पर मुनहसर हैं, मुश्तमिल हैं। 3। अव्वल शुमाल मगरिबी बोली जिसकी नुमाइंदा शहबाज गढ़ी और मानसेरा के कतबे करते हैं। 2 जुनूब मगरिबी बोली जिसकी नुमाइंदगी गुरनार, इसको गुजरात, जिसका नया नाम गुजरात है, और कांसी में दरियाफ्त शुदा कतबे हैं करते हैं। सोम प्राच्या बोली, अभी मैं पूछूंगा प्राच्या के बारे में, कल पढ़ाया था। प्राच्या बोली जिसकी नुमाइंदगी सारनाथ और धोली की कतबों से होती है। बताइए प्राच्या बोली को कदीम संस्कृत वाले क्या कहते थे? बताइए, कल बताया था, लिखवाया था कल, बताइए तो। प्राच्या, उदेच्या, याद आया? मध्यदेश,
असूरन। तो इसको लोग इसको अच्छी जुबान मानते थे या भूत प्रेत की जुबान मानते थे? प्राच्या को, प्राच्या को भूत प्रेत की जुबान, भूत प्रेत की जुबान। अच्छा, और अच्छी जुबान किसको मानते थे? कल बताया था आप लोगों को। अच्छी जुबान किसको कहते थे? उद्देश्य को। उल्टा तो नहीं बता रहे आप लोग, सही बता रहे हो। उद्देश्य को अच्छी जुबान मानते थे। उद्देश्य प्राच्या, हाँ, उद्देश्य प्राच्या मध्यदेश। तो संस्कृत जो जानने वाले थे या जो संस्कृत के जो माहिरीन थे वो प्राच्या को हकारत की नज़र से देखते थे। ये सवाल आता है और आएगा, मैं पढ़ा भी चुका हूँ ऊपर। चलिए, तो प्राच्या की बात आई थी, ठीक है, आगे आ जाइए। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में लिखने का रिवाज बाज़ाब्ता तौर पर अशोक के ज़माने से ही शुरू होता है। ये याद रखिए आप तारीखी तौर पर। तालिब इल्म उर्दू के कभी भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, स्टेज पर पूछा जा सकता है कि बताइए कि उर्दू ज़ुबान में या हिंदुस्तान में जो लिखने का रिवाज आम हुआ है किस ज़माने से हुआ है? बोली तो इंसान जब पैदा होता है जब से बोलता है। इशारे की ज़ुबान हो, बोलने की ज़ुबान हो, लिखावट की ज़ुबान हो, अदबी ज़ुबान हो, लेकिन जो लिखने का जो तौर तरीका जो इस्तेमाल हुआ है हिंदुस्तान में किसके ज़माने से? अशोक के ज़माने से। बहुत सारी मालूमात इस क्लास से आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपसे पहले नहीं थी। मिसाल के तौर पर आपके जहन में ये चीज़ मुनहसिर मजबूत नहीं थी कि ये लिखने का जो दौर शुरू हुआ है हिंदुस्तान में कब से हुआ है। लिख लीजिए अपने कापी में, जनरल नॉलेज के तौर पर अशोक के ज़माने से। और मुक़द्दस किताबों को नस्ल दर नस्ल ज़ुबानी मुंतकिल किया करते थे। कह रहे हैं कि इससे पहले लोग लिखना पढ़ना जानते भी नहीं थे, अशोक से पहले। यहाँ देख लीजिए, अशोक के कत्बे दो तरह के रसूम ख़त में मिलते हैं जिनके नाम है खरोष्टी और ब्राहिमी। ये भी याद रखिएगा, खरोष्टी और ब्राहिमी। खरोष्टी रस्म ख़त दाएं जानिब से बाएं जानिब को लिखा जाता था और हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में राइज था, जबकि ब्राहिमी रस्म ख़त बाएं से दाएं जानिब। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको यहाँ। हिंदुस्तान के एक बड़े खित्ते में यही रस्म ख़त राइज था। उर्दू किधर से किधर लिखते हैं? दाहिने से बाएं ना, और हिंदी बाएं से दाहिने। अब जोड़िए तो अभी जो हंगामा हम आपस में ये किया जा रहा है कि उर्दू मिटाओ या हिंदी मिटाओ, तो जब हम पहुंचेंगे असल और इसकी मादरी ज़ुबान तक तो पता चल जाएगा हमको ना कि किसी एक ज़ुबान की जो सुराग अभी से नहीं है। पता ही चला कि मतलब उस ज़माने में भी लोग इस तरह से लिखते थे, दाहिने तरफ से भी लिखते थे और बाएं तरफ से भी लिखते थे। याद रख लीजिएगा। आज जो रस्मुल ख़त उर्दू का किससे है? दाहिने से बाएं की तरफ। हिंदी और अंग्रेज़ी का किधर से है? बाएं से दाहिने की तरफ। तो कहीं ना कहीं तहकीक से ये बात बाद में पता चल जाएगी, या आप में से कोई अल्लाह करे एक मुहक्किक हो जाए, इन बात को सबूत के साथ पेश करे दुनिया के सामने, उसकी बात निकलेगी कि ज़माना जो अरबी और फ़ारसी का आज हंगामा है, अरबी और उर्दू का, हिंदी और अरबी का, ये आज से नहीं, वो पहले ज़माने से कायम है। भाई कहीं ना कहीं एक मुमासलत पाई जा रही है ना रस्मुल ख़त के हिसाब से। तो खरोष्टी और ब्राहिमी खूब ध्यान बैठा लीजिए। अच्छा, खरोष्टी और ब्राहिमी ये किस ज़ुबान के रस्मुल ख़त का नाम है? कमेंट कीजिए। ये तो आसान है ना, ये तो आसान है, बताइए, कमेंट कीजिए। अशोक, अशोक, बहुत सही। चलिए, तो ये पहली प्राकृत के बारे में बुनियादी मालूमात थी, आपने सीखा। अब आ जाइए आगे, दूसरी प्राकृत। दूसरी प्राकृत मैंने आपसे कहा जब पहली का जिक्र आया तो इसका मतलब दूसरी भी है। पहला मतलब दूसरा भी है। ये तो इसका पहला है, ये मेरा पहला दोस्त है, मतलब इसके बाद भी आपके दोस्त हैं। माँ बाप के बारे में कोई कहता है कि मेरा पहला बाप है? कोई नहीं कहता ना पहला बाप है, गुंजाइश नहीं है ना वहाँ, मेरे अब्बू हैं। लेकिन दोस्त के बारे में कहता है ये तो मदरसे का दोस्त था। अच्छा, ये LKG और UKG का दोस्त है, ये पहला दोस्त है, ये पुराना वाला दोस्त है, ये नया वाला दोस्त है। जब वहाँ उन्होंने कहा ना पहली प्राकृत, मैंने उसी वक्त कह दिया इसका मतलब है कि दूसरी प्राकृत भी है। आ जाइए आगे। जब बहैसियत ज़ुबान प्राकृत का पूरे तौर पर इर्तिका हो चुका तो ये अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने लगी।
एक आम बात है कि जब ज़ुबानें तरक्की कर जाती हैं तो उनमें अदब में पैदा होने लगता है। एक सवाल मैं बनाता हूँ, चलिए बताइएगा, खूब ध्यान सुनिएगा। ज़ुबान पैदा होते ही अदबी शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि ज़ुबानों का इन्हिसार अदब पर ही होता है। बताइए, ज़ुबान पैदा होते ही अदबी शक्ल इख्तियार कर लेती है क्योंकि ज़ुबानों का इन्हिसार अदबी शक्ल पर ही मुनहसिर है, क्योंकि ज़ुबान अदबी शक्ल पर ही है, बाकी रहती है। बताइए तो, सिर्फ एक आदमी का जवाब आ रहा है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्यों? ज़ुबान पहले आम तरीके से पैदा होती है। भाई सुनिए, आप लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ, शायद आप लोग परेशानी हो रही समझने में। दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग बोलते हैं, सब लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। बोलते हैं ना, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं ना, पूरी करते हैं अपनी ज़रूरत, चाहे वो जिस तरीके से भी हो। लेकिन क्या सब लोग किताब लिखते हैं? क्या सब लोग किताब लिखते हैं? सब लोग प्रेमचंद बन जाएंगे? सब लोग शकील उर रहमान बन जाएंगे? सब लोग मुजफ्फर हनफी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो ज़ुबान जो है, बोली जो है, यह अवाम की तरफ से पैदा होती है और अवाम में ही रहती है तो बाकी रहती है। जिस दिन उसको अदब से जोड़ देते हैं और कवायद से रगड़ देते हैं, कवायद में जकड़ देते हैं, कल ही आप पढ़ाया था समझा के, उस दिन से वह तंग जहनी और तंगी के शिकार हो जाती है ज़ुबान। फिर उसका फलना फूलना सिकुड़ जाता है, तंग हो जाता है। कल ही तो पढ़ाया था संस्कृत के बारे में। पानी जी ने जो कवायद लिख दिया उसके बाद ख़त्म हो गया। चलिए, चुनांच जब प्राकृत है, चुनांच प्राकृत के साथ भी यही हुआ, कवायद लिख दिए गए तो सिकुड़ गया, सब लोग नहीं बोल पाएंगे। अब कह रहे हैं कि एक कबले मसीह और 500 कबले ईस्वी के दरमियान प्राकृत अदबी ज़ुबान बन गई और उनका संस्कृत नाटकों ड्रामों में भी होने लगा। इन नाटकों में औरतें और समाज के निचले तबके के किरदार प्राकृत का ही इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। इस तरह प्राकृत जो कुल्लियतन एक आम बोलचाल की ज़ुबान थी, रफ्ता रफ्ता अदबी हैसियत की हामिल हो गई। जब किसी को आप अदब से जोड़ देंगे तो आम लोग नहीं बोल पाएंगे ना। गालिब का शेर सबको याद है? नहीं याद है। लेकिन कोई कोई ऐसा है दुनिया में जो नहीं बोलता हो या उसकी ज़ुबान नहीं सुनी जाती हो। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ से पूछिए, वो समझ जाती है। यहाँ तक कि माँ तो पैदाइश से पहले ही बच्चों के हाव भाव को समझ जाती है। कुदरत ने कुछ ऐसा ही कानून बनाया है। लेकिन क्या वो किताब लिख रहा है? नहीं। तो किसी भी ज़ुबान के ख़त्म होने के कई एक अवामिल में से एक आमिल ये भी है कि उसको कवायद से जोड़ दिया जाए। इंग्लिश की ज़ुबान को समझ लीजिए ना, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों? हम लोग पहले सोचते हैं सेंटेंस सीख लें, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, इस सब पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ में बच्चा पैदा होता है या आपका घर का कोई बच्चा जाकर बाहर रहता है, वो आता है कमा धमा करता है, मस्त हाउ आर यू शुरू रहता है उसका, थोड़ी पता है उसको क्या प्रेजेंट है क्या पास्ट है। सीख लेता है, वो कवायद की तरफ ध्यान नहीं देता है। अब हम लोग कवायद की तरफ ध्यान देने लगते हैं, लफ्ज़ नहीं सीख पाते हैं। तो इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा। कभी भी आपसे कोई कहा दे कि स्कूल में आपको बोलने के लिए कि आपको उर्दू ज़ुबान के बारे में बताना है, तो ये सब अगर जानकारी अगर आप दे रहे हैं तो आपके बारे में कहा जाएगा कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये आदमी मुताला किया है। आप मवाद देंगे ना उसको, आप मवाद दे रहे हैं कि ये चीज़ जानकारी है। पाली का जिक्र करेंगे, अशोक के कतबा का जिक्र करेंगे, कुछ दो चार इलाके का नाम बता देंगे, तो आपके तरफ से जो गुफ्तगू हो रही है लोग उस पर कान धरेंगे कि नहीं ये तो मुताला किया है। बोलने में आगे पीछे हो जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसने मुताला किया है। लेकिन आपके पास मुताला नहीं, आप हाँक रहे हैं तो लोग अच्छा फेंक रहा है। ये तो बात सबको जान, बच्चा तो है नहीं कि बात बोलने में शर्माए हम आपसे, तो लोग समझ आए अरे फेंक रहे हैं, वैसे ही जानकारी कुछ नहीं है। ये वही बात कर रहे हैं जो सब लोग कहते हैं। आपने अलग से क्या है, अलग से क्या आपने कहा? कुछ नहीं कहा अलग से। इसलिए मैं गहराई के साथ पढ़ा रहा हूँ इधर। बाकी ये लिसानियत का सबक ख़त्म होगा, चलेगा रफ्तार में, तो अच्छे से सुन लीजिए इसको। ये हो गया
चुनाच उस्ता हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दौर कहलाया। ये सवाल आएगा आपसे सीधा सीधा। हिंद आर्याई का जो दूसरा दौर है उस्ता हिंद आर्याई का, या दूसरा दौर सीधे बोलेंगे तो उस्ता ही मुराद होगा, क्या कहलाता है? सर मैं कुछ पूछना, अभी नहीं पूछना, बाद में पूछना, अभी वो पूछेंगी तो फिर वो हो जाएगा, अब रुक जाइए फिर पूछिएगा। प्राकृत का दौर कहलाया, ये आपको याद कर लेना है। अदबी प्राकृत ने तकरीबन 500 साल तक, यानी 500 साल तक, यानी एक कबल मसीह, यानी एक से लेकर 500 सन ईस्वी उदेचिया, प्राचिया और मध्यदेश के इलाकों में मगरिब ता मशरिक फलती फूलती और परवान चढ़ती हैं। 500 सन ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते उनका इर्तिका रुक जाता है और उनकी जगह अपभ्रंश लेने लगती हैं। ये आपको देख लेना है। अब प्राकृत के बाद किस जुबान का उरूज हुआ? अपभ्रंश का। ये तरतीब आप याद कर रहिए, याद करते रहिए, पहले संस्कृत, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। चलिए आगे आ जाइए। हिंद आर्याई लसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की हस्बे ज़ैल 5 किस्में बताई हैं। अब कह रहे हैं कि प्राकृत की कितनी किस्में हैं, ये आपको याद करने सवाल आता है। कमेंट कीजिए सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। प्राकृत की कितनी किस्में हैं? सब लोग कमेंट कीजिए, कोई इसकी छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोगों की वजह से लग रहा है, वरना जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा फिर समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आप चीज़ें नहीं समझ सकेंगे। एक ये पढ़ा लेंगे फिर छुट्टी कर देंगे, 2 सफ़ा और पढ़िए ताकि कुछ आज का हो जाए। 5 है ना, और 5 को पढ़ लेते हैं। अब ये 5 आपको याद होना चाहिए, अजबर याद होना चाहिए पक्का। नंबर 1 शोरशीनी प्राकृत, मैं बता देता हूँ, आपसे पढ़वाऊँगा, आप में से किसी से भी पढ़वाऊँगा। आप शोरशीनी प्राकृत 5 हैं, 5 लोगों से पढ़वाऊँगा। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कमेंट कीजिए, पहले पढ़ने वाले कमेंट कीजिए जल्दी से। 5 लोगों को पढ़ना होगा। पढ़िए, ठीक है। नोमानी रफ़ी पढ़िए, नोमान रफ़ी पढ़िए, यहाँ से शोरशीनी प्राकृत से पढ़िए। हम्म 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 मिडलैंड। हम्म 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 चलिए। बस आप MS कॉलेज से हैं ना नोमान? ठीक है, अच्छा है, हिम्मत किया आपने, मुझे खुशी हुई। मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनिएगा उसको। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है शोरशीनी प्राकृत, प्राकृत, ठीक है, जिसको फितरी ज़ुबान भी कहा गया है। इसका इलाका क्या है? मरकज़ मथुरा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये दिक्कत नहीं, वक़ात, वक़ात कहते हैं अज़मत को। संस्कृत के बाद उसे वक़ात की नज़र से देखा जाता है, उसको एहतराम की नज़र से देखा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का खात्मा हो जाता है, बतन नहीं बतन, लफ्ज़ क्या है? बतन, मतन। बतन से देहली व नवाहे देहली में चंद बोलियां पैदा होती हैं। खड़ी बोली उनमें से एक है जो उर्दू की असल नहीं, असल, उर्दू की बुनियाद और असलो असास है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं बुनियादी फ़र्क के इम्तियाज़ करते वक्त लोग PhD में छांट देते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बात बता रहा हूँ जो आपको कोई शायद ना बताए और बहुत लोगों को मालूम नहीं है। जो बड़े प्रोफेसर होते हैं इसी पर ध्यान देते हैं, आपको धीरे से निकला देंगे।
कहेंगे बेटा आपको मैंने नंबर दिया था, आपका नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। इसीलिए आपको इबारत भी दुरुस्त करनी है। चलिए, समरीन ने मैसेज किया था शायद, पढ़िए यहाँ से दूसरा जल्दी से, 8:30 तक क्लास खत्म भी करनी होती है। हम्म, बस। आप कहाँ से हैं? जी सर, लखनऊ से। ठीक है, अच्छा है। आप 2 दिन से जुड़ रहे हैं, माइक बंद कर लीजिए आप। तलफ़ुज़ को दुरुस्त करना है और कापी पर लिखना भी है। सबको लिखवाता हूँ इसलिए हूँ ताकि आपका इमला भी दुरुस्त हो जाए और तलफ़ुज़ अदायगी भी दुरुस्त हो जाए। ये गैर मुहज़्ज़ब है, लफ्ज़ क्या पढ़ते हैं इसको, प्राकृत को गैर मुहज़्ज़ब बोली तस्वुर किया जाता था। ठीक है, और कई एक जगह आगे पीछे हुआ है तो इसको दुरुस्त कीजिए। अब यहाँ आपको याद कर लेना है, मागधी प्राकृत को गैर मुहज़्ज़ब बोली तस्वुर किया जाता था, ये आपको याद कर लेना है। किस प्राकृत को गैर मुहज़्ज़ब तस्वुर किया जाता था? मागधी। ये सवाल है, कापी पर फौरन चलाइए कलम। जिस तरह डॉक्टर चलाते हैं ना, आप भी डॉक्टर हो रहे, डॉक्टर हैं आप। यकीन जानिए, जब आप एमए कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसकी अहलियत रख रहे हैं, तभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कलम उतना फास्ट चलाइए। इसमें आपको ये याद कर लेना है। अच्छा, इसका इलाका कौन सा है? मगध के इलाके की ज़ुबान थी, जो अब, बाद में आपने सही कर लिया था, जो अब जुनूबी बिहार का हिस्सा है। ये इलाका कदीम हिंद आर्याई दौर की प्राच्या बोली, प्राच्या को ही तो वो हकारत की नज़र से देखते थे। चलिए, और इसमें आपने पढ़ा रा की जगह मफकूद थी, मफकूद मतलब नहीं पाई जाती, रा को लाम से, और आज भी बिहार के बाद इलाके में ऐसा होता है, रा ला हो जाता है, रा की जगह पर ला हो जाता है। तो याद कर लेना आपको। सर बताइए फिर से क्या बताना है इसमें? ये बताना है, आप तो सभा पुरानी है, 2-3 दिन से देख रहे थे कि मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहे हैं कि मागधी प्राकृत जो है, इसमें जो रा जो है ना, ठीक है, इसमें जो रा है, रा की आवाज़ नहीं थी, मफकूद मतलब ख़त्म होना, रा का तलफ़ुज़ नहीं था। रा की जगह पर लोग लाम लाम बोलते थे। अब आप भी 2-3 मरतबा कहेंगे ना तो चढ़ेगा ही नहीं ज़ुबान पर, ज़ुबान पर लफ्ज़ चढ़ेगा ही नहीं, तो रा की जगह पर लोग लाम पढ़ देते थे। यही बताना चाह रहे हैं, ये 2 चीज़ आपको याद कर लेना। इसका इलाका क्या था? जुनूबी बिहार, और रा को लाम की जगह पर, राजा की जगह लाजा, सही पकड़ा आपने। और दूसरा यह कि इसको गैर मुहज़्ज़ब कहा जाता था। ये 3 बात आपको याद कर लेना है। चलिए, किसने कहा था पढ़ने के लिए? जल्दी पढ़िए, अपने पास सिर्फ 14 मिनट टाइम है। अच्छे से जी पढ़िए, सर। हाँ पढ़िए अच्छे से। अवध नहीं, अवध लिखा है ये, अर्ध, अर्ध मागधी।
पढ़िए, पूछिए नहीं बीच में, वरना हम मुकालमा करेंगे तो क्लास खराब हो जाएगा। आप पढ़िए जो भी पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, यही यही समझना है आपको, सबको। जब मैंने कहा दिया था शुरू में कि एक आदमी सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ेगा, आपको रुक जाना है, माइक बंद कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनकी इस्लाह हो, बहुत कम लोग। वो अपने ईगो के खिलाफ जाना है ना, क्योंकि हम सब की उम्र कितनी है, 27 28 25, 27 28 25 30 29, यही है 24। तो चूंकि अब तक किसी ने बताया नहीं सही तलफ़ुज़, और अब कोई बताने की कोशिश कर चुका। आप जब पीएचडी भी करोगे तो कोई नहीं बताएगा आपको, एक लफ्ज़ भी नहीं बताएगा कि आप ऐसा पढ़िए वैसा पढ़िए। आप उस ज़माने में कहेंगे आप खुद से पढ़िए, अब मैं क्या बताऊँ, टॉपिक लेके आइए, आप सब कुछ करके आप आइए। एक आप में सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ आपने उर्द पढ़ा, नीचे इर्द पढ़ दिया। अगर गलत भी हो रहा है ना, तो यकीन के साथ गलती हो, ताकि इसलाह हो जाए। कभी उर्द, कभी इर्द, कभी अर्द नहीं। गलती भी हो रहा है तो ठीक है चलो, ताकि कोई बताया तो हम पता चला हम ये पढ़ रहे थे, ये बताया गया है। ये तो हम कल से भी जिक्र कर रहे हैं ना, अर्धमागधी, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, कह रहे हैं कि अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत का इलाका शोरशिनी प्राकृत और मागधी प्राकृत के दरमियान का था। मागधी, अर्धमागधी, तो क्या शोरशिनी और मागधी के दरमियान का इलाका था। मोटे तौर पर अगर कोई इसका तयन किया जाए तो बिहार और इलाहाबाद, बिहार और इलाहाबाद, ठीक है। दूसरा सवाल अगर ये बनेगा कि जैन मजहब के मानने वाले किस जुबान में अपनी मजहबी किताब को लिखते थे, जैसे पाली वाले या बुद्ध मजहब वाले पाली में, इस्लाम के मानने वाले अरबी में। तो ये बताइए कि जैन मजहब के मानने वाले किस ज़ुबान में अपनी जो है कि मजहबी किताबों को लिखते थे, फ़रोग देते थे, अर्धमागधी, ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या था, रा को लाम कर देते थे, यहाँ रा और लाम दोनों लफ्ज़ की गुंजाइश है, ये आपको याद कर लेना है इस प्राकृत में। चलिए, कह रहे कि महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र की ज़ुबान थी और तमाम अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता, ये आपको याद रखना है। अब प्राकृत की 5 किस्में हैं, अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौन सी प्राकृत है, महाराष्ट्री। कवायद नवेशों ने उसे मिसाली प्राकृत कहा। यह सवाल आ सकता है कि मिसाली प्राकृत किसको कहा गया है, महाराष्ट्रीय प्राकृत को। इनकी तवज्जो का मरकज़ यही प्राकृत थी, उन्होंने उसका मुताला काफ़ी तफसील से किया है। संस्कृत ड्रामों में प्राकृत के नसरी अज्जा उसी प्राकृत में पाए जाते हैं। उस दौर की बेशतर अदबी तसानीफ महाराष्ट्रीय प्राकृत में ही मिलती हैं। उसका इस्तेमाल मौसीकी में भी पाया जाता है, याद रखिएगा आपको, ये 3 4 चीज़ आपको याद कर लेना है। आखिरी पढ़ लीजिए, पेशाजी प्राकृत। पेशाजी पंजाब और कश्मीर के इलाके में, सीधा सीधा सवाल आता है कि किस इलाके में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी। इसमें अदबी तसानीफ़ का फुकदान था, फुकदान मतलब अदबी तसानीफ़ इसमें नहीं पाई गई है। पेशाजी प्राकृत के बारे में कहा जाता है कि खालिस हिंद आर्याई ज़ुबान नहीं है, क्योंकि उसमें ईरानी ज़ुबानों के बाद असरात नफूज़ मतलब नाफिज कर दिए गए हैं। शहबाज गढ़ी में दरियाफ्त शुदा कतबे से उस ज़ुबान की बाद खसूसियात का पता चलता है। अब यहाँ 2 सवाल, एक सवाल ये कि प्राकृत में सबसे मशहूर, और बल्कि से मशहूर छोड़िए, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौन से प्राकृत है, कमेंट कीजिए जल्दी से। महाराष्ट्री। मौसीकी की भी उसमें तामीर हुई है,
इसको मिसाली प्राकृत भी कहा गया है। अच्छा, अब सबसे कम किस प्राकृत के अंदर अदबी तशरीफ पाया जाता है? सबसे कम किसकी तशहीर हुई है, या सबसे कम कौन फली फूली है सबसे कम? बताइए। पेशाजी। आज की क्लास ख़त्म। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा कल से, ठीक है? ये चौथी क्लास हो गई। क्लास को मुज़क्कर भी बोलते हैं, मुअन्नस भी बोलते हैं, लेकिन असल ये है मुज़क्कर। लेकिन पता नहीं लोग बोलते हैं, तो हम भी उसी चपेट में हम भी बोलते हैं। खैर, अब किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई लोग सवाल कह रहे थे पूछने के लिए, आपके पास 2-4 मिनट टाइम है। इसमें कोई डाउट हो सबक में, आज के सबक में, तो पूछ लीजिए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह, जो मुझसे नहीं हो रहा था, लैपटॉप में उर्दू का मसला हो रहा था मेरे साथ, तो आज मैंने अभी कोशिश की है, तो शायद अब काम बन जाएगा, तो मैं आपको सवाल भी कराऊंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सर शादी। मुझसे मुझे कुछ हाँ, पूछ लीजिए। अब आपका